हेलो। आवाज़ ठीक है। तो एक्सर्जी का मतलब ये हुआ कि भाई जो कि आप मतलब जब भी आपको एक्सर्जी मेज़र करनी है तो एक्सर्जी मेज़र करने के लिए आपको सबसे पहले बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ेगी। बाउंड्री डिफाइन करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप मॉर्निंग में इस कॉलेज में मतलब 7 मान लो 10 बजे आए हैं और 10 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक है, तो 10 से 4 के बीच में आपने कितना एनर्जी यूज़फुली उसको मतलब यूज़ किया, यूज़फुली वर्क डन में कन्वर्ट किया, और कितना एनर्जी आपने वेस्ट कर दिया। तो ये जो यूज़फुल एनर्जी है, अगर जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने 100 रुपीज़ दी और आपने 20 रुपीज़ का कुछ खाना खाया और 80 रुपीज़ आपके पास हिसाब आता है ही नहीं। तो आप इससे ये एनालिसिस कर सकते हो कि आई गॉट 20% ऑफ efficient सिस्टम एज कम्पेयर टू 80% वेयर लास्ट। ठीक है। मतलब क्या है, जैसे आपने 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक की बाइक्स देखी है, तो वो बाइक का आपने अगर एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चलेगा कि अभी तक जितनी भी बाइक्स हैं उनकी इफिशेंसी बिटवीन 40 to 50% में आके रुक जाती है। तो 50% में आके रुक गई तो अल्टीमेटली आपके पास ये आपको आइडेंटिफाई हो गया कि जो 1 लीटर जो है वो जो 60 या 70 किलोमीटर पर लीटर दे रही है वो एक्चुअली 120 या 140 होना चाहिए। लेकिन जो अवेलेबल एनर्जी जो हमने यूज़फुल किया है वो केवल उसका 50% हिस्सा है। ठीक। दूसरी बात मैंने क्या बोला, स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट में क्यों, क्योंकि होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम जो है वो अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं। इसका मतलब कैसे, तो ये समझो, मान लो हीरो होंडा की बाइक है, तो हीरो होंडा का जो मैन्युफैक्चरर है उसको ये पता है कि दिवाली का टाइम हुआ, न्यू ईयर का टाइम हुआ और होली का टाइम हुआ, मतलब जब वो एक स्पेसिफाइड डिस्काउंट ऑफर देता है तो उस समय उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी सेल आउट बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मतलब वो जो डिमांड है वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसको 2 महीने पहले वर्कआउट करना पड़ता है। तो मतलब वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपका जो वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा था और एज़ कम्पेयर टू होल ईयर्स। बात समझ में आई? मतलब क्या, मार्च के लिए आपको जनवरी और फरवरी का वो स्पेसिफाइड टाइम चाहिए, नवंबर में दिवाली के लिए आपको अगस्त से जुटना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने आप अगर अच्छे से वर्कआउट करेंगे तो आपको क्या है, नवंबर और दिसंबर में जब डिमांड हाई होती है तो आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन मतलब मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई, आप देखो ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ कोई डिस्काउंट्स नहीं होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी एक्सर्जी आपको एनालिसिस करना है तो एक्सर्जी एनालिसिस करने के लिए आपको उसको टाइम पीरियड में बांटना है। अच्छा, टाइम पीरियड में बांटने पे यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस स्टेट का मतलब क्या हुआ, तो जस्ट एक एग्जांपल है, पिस्टन जो है वो बीडीसी से टीडीसी मूव करता है। तो बीडीसी और टीडीसी जो है ये इसके रेफरेंस पॉइंट है। ये यहाँ से बीडीसी से वो स्टार्ट करेगा और टीडीसी तक मूव करेगा। अब इसी में ही उसने एक वर्ड और डिफाइन किया है, डेड स्टेट। डेड स्टेट मतलब क्या हुआ, ये रेफरेंस पॉइंट भी है और ये वो पॉइंट है जहाँ से आपका कोई भी सिस्टम जो है वो अपना प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। तो वो जो पॉइंट, वो जो रेफरेंस पॉइंट हुआ उसे हम बोलेंगे डेड स्टेट। और जब वो अपने मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाए और मैक्सिमम लिमिट के बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस करेगा, तो वो जो मैक्सिमम पॉइंट है जिसे फिर हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे, वो भी रेफरेंस पॉइंट जो है वो डेड स्टेट होता है। यहाँ से स्टार्ट किया वो डेड स्टेट, और जहाँ पे मतलब वो रिटर्न होने लग जाएगा और उसे बोलेंगे डेड स्टेट। क्लियर है? चलिए इस चीज़ को
यहाँ पे कुछ इसके कुछ सिंपल पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। पॉइंट्स क्या क्या है? तो सबसे पहला है एनर्जी इन मोशन और एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोशन, जो आपने डेफिनेशन दिया था, एनर्जी टू डू वर्क। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि एनर्जी मोशन प्रोड्यूस करता है या प्रोड्यूस रखने की कैपेसिटी रखता है। दूसरा, एक्सर्जी इज ऑलवेज कंजर्व इन प्रोसेस। एक्सर्जी हमेशा प्रोसेस में कंजर्व ही रहता है। तीसरा, एक्सर्जी इज ऑलवेज कंजर्व इन अ रिवर्स प्रोसेस बट इज इट ऑलवेज कंज्यूम इन द इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब क्या हुआ? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व, एक्सर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब आप वो एक्सर्जी को काउंट कर सकते हो क्योंकि आपको रिवर्स आना होता है। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल का एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लो यहाँ से आपको भोपाल जाना है या मुंबई जाना है, तो मुंबई जाना और वो वापस आना, ये तो अगर उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ तब तो ये मान लो रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ? हम वहाँ तक गए और वहाँ से रिटर्न आ गए। लेकिन अगर आप वहाँ 2 दिन रुकते हो और 2 दिन रुकने के बाद जो वहाँ के एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से मे बी आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाए या कम हो जाए, तो वो हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। तो उस जगह पे हमारे पास कितना एक्सर्जी था वो हम काउंट नहीं कर पाते। तीस चौथा पॉइंट है कि एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ प्रोसेस, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो आपका क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो डेफिनेशन है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर। तो यही पार्ट यहाँ पे वो वर्ड यूज किया। एक्सर्जी इज डिस्ट्रॉयड बाय इरिवर्सिबिलिटी, तो ये बात अपन ने पहले पढ़ लिया है। The destroyed exergy has been called energy। याद रखिए, जो डिस्ट्रॉय हो गया, जो अनकाउंटेबल रह गया, उसे हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी कैन बी रिगार्डिंग एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये बात तो आपको पता ही है। क्यों प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बोला गया है? क्योंकि जस्ट मैंने आपको याद दिलाया होगा कि अगर मैंने एक सिस्टम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक्सर्जी भी उसकी डिवाइड हो जाएगी। तो अगर अगर जो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं वो आई थिंक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, और एक्सटेंसिव जो है वो सिस्टम का ही हिस्सा होता है। फिर है environmental contribution। क्या एक्सर्जी कैन बी regarded as a property of the system environment combination because it is a measure of departure of the state of system that of the environment। ठीक है, मतलब क्या बोला कि सिस्टम से हम कब जाते हैं और कब वापस इन्वायरमेंट से सिस्टम में आते हैं, वो उस चीज़ को मेज़र करती है। इस वजह से ये सिस्टम का हिस्सा है। एंड एक्सएलजी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैंने ये पहले बोला, जैसे आपने एक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आपकी एक्सएलजी भी डिवाइड हो जाएगी। इस वजह से इसे हम लोग इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया कि जब भी आपको एक्सर्जी मेज़र करना है तो आपको रेफरेंस स्टेट कंसिडर करना पड़ेगा। ये रेफरेंस स्टेट आपको एक फिक्स कंट्रोल वैल्यू जो है कि आपका एनालिसिस केवल इसी टाइम पीरियड में होना चाहिए। ठीक है, वेदर द ये लिखा है द एक्सर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विदाउट डिफाइनिंग appropriate parameter for the environment, whether the target system operates in terms of temperature, pressure, and chemical composition. At this state, reference state, system come to complete equilibrium with its environment, and no energy difference will exist to cause further work. Such state of the system is called डेड स्टेट। मतलब क्या हुआ कि आपका अगर पिस्टन बीडी से पुल किया या टीडी से पुल किया, जिसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा वर्क डन आप नहीं करेंगे और आपका जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग डेड स्टेट कहते हैं।
याद कर लीजिए, डेड स्टेट जनरली एक या दो नंबर के डेफिनेशन पार्ट में पूछा जाता है। तो एट द डेड स्टेट अ सिस्टम इज एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ इट्स इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा वो वहीं पे रहेगा। कैसा मतलब कैसे समझ में आया? तो जैसे एग्जांपल कि आपने गाड़ी खड़ी कर दी, गाड़ी रात में गाड़ी खड़ी की और सुबह तक गाड़ी जो है वो पूरी कम्प्लीटली ठंडी है। ठंडी मतलब इन्वायरमेंट का जो भी कंडीशन है वो उस पर एक्ट कर रहा है, तो वो स्टेट को हम क्या बोलेंगे? डेड स्टेट। इट हैज़ नो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, मतलब जीरो वेलोसिटी and zero elevation above a reference point and it does not reach with the environment. Also, there are no unbalanced magnetic, electrical or surface tension between the system and surrounding. Where a system is at dead state, the value of Xig is zero. ठीक है? Any change in the state of system from the dead state is a measure of Xig, available energy that can be obtained from it. If the system changes far away from dead state, higher will be the Xig. ठीक है, याद रखिएगा। डेड स्टेट पे आपका जो एक्सर्जी है वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनबैलेंस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल या सरफेस टेंशन नहीं होता है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है का मतलब क्या हुआ? एम वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी जीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ रो इंटू जेड वन, तो जेड वन मतलब एलिवेशन जीरो होगा। मतलब वो स्टेट जहाँ पे थर्मल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो। दूसरा, कोई काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ना हो। तीसरा, कोई अनबैलेंस मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल या सरफेस टेंशन रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? अगर हम इस डेड स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सर्जी जो है वो जीरो है। अब ये एक्सर्जी इसके ऊपर और इसके नीचे जो है उसकी वैल्यू हमेशा हाई है, मतलब दी जाती है। एक मिनट। ठीक है, चलिए अब आता है एप्लीकेशन ऑफ एक्सर्जी एनालिसिस। One goal of energy in exergy method in engineering is to compute whether comes into the out of several possible design before in industrialization। मतलब क्या हुआ? देखो, होता क्या है जब आप ये एक्सर्जी एनालिसिस कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका सिस्टम कितना इफिशिएंट है। और ये इफिशिएंस मतलब इफिशिएंट सिस्टम जो है वो आपको हेल्प करता है कि अगर आप मतलब उस क्या बोलते हैं उस प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए कि वहीं पर रुक जाना चाहिए। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। स्टेट्स की बात करोगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जनरली वो सारे स्टेट्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, गुजरात की बात करता हूँ। आपको पता है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज क्यों लगाई गई हैं या मुंबई में ज़्यादा क्यों अच्छी हैं? क्या भाई लोग, आप में से मैक्सिमम गुजरात के हैं, मराठी के हैं, महाराष्ट्र के, तो बताइए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज क्यों लगा? डिमांड ह्यूमन करते हैं कि मछलियाँ करते हैं? मेरे ख्याल से आपको भी पता है कि यहाँ की इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से आपके इंस्ट्रूमेंट बहुत जल्दी खराब। अब जैसे इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट है वो तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा हर जगह पे जाते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए था कि इनको वहीं पे लगा लेते तो उनका ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन। वाई गुजरात एंड महाराष्ट्र?
मैं बोल रहा हूँ कि भाई दूसरे स्टेट्स में ना होने की जगह मतलब यहाँ पे देखो आप इतने सारे GIDC बने हुए हैं, तो ये सारी कंपनी यहीं आके क्यों बसी, क्यों नहीं वो दूसरे स्टेट्स में गई और वो स्टेट को भी डेवलप कर क्या रीज़न है? हाँ भले एक ही करके बोलिए। ये दोनों ही शामिल करते हैं। कुछ सालों के लिए। अच्छा, टैक्स फ्री रखो। तो दमन में अभी भी टैक्स फ्री है। तो ये बताओ तो हाँ, तो आप ये बताइए कि दूसरे स्टेट वाले ये चीज़ नहीं कर सकते कि वो भी टैक्स फ्री कर देते तो हमारे पास भी इंडस्ट्रीज आती। मैं दमन की बात नहीं कर रहा, मैं गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। गुजरात में दमन, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या जाता है? अरे भाई, मेरे ख्याल से यहाँ पे जितनी भी मैन पावर यूज़ होते हैं वो तो यूपी बिहार से ही होते हैं ना। तो बेटर ऑप्शन तो वो रहा कि उन लोग को वहाँ मतलब हम वहाँ चले जाएँ, उनको यहाँ बुलाने का क्या फ़ायदा। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब आप गुजरात या महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि यहाँ यहाँ पे भी गड्ढे हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ है, लेकिन थोड़ी बहुत है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में जाके देखोगे तो वहाँ पता चलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि अगर वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाएं और पूरे इंडिया को कवर करना चाहें तो उनके वो प्रोडक्ट जो है वो तो उस स्टेट से भी बाहर नहीं जा पाएंगे, वहीं कहीं मतलब बिखर के रह जाएंगे। ठीक है, बाकी पैरामीटर्स हैं, जैसे दमन को डेवलप करने के लिए यहाँ पे टैक्स फ्री किया गया, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में, अब जैसे गुजरात की बात करोगे तो आपने देखा होगा कि GIDC बना के लेके रखा है। तो GIDC में क्या है, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मतलब दे के ही रखी है, बस आप आओ अप्लाई करो और 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। लेकिन दूसरे स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पे वो तो पहले 5 महीने तक आपको प्रोसेसिंग में ही बढ़ाएगा, देन उसके बाद पेपर वर्क के बाद आप उसको खिलाओ पिलाओ उससे रिलेशन मेंटेन करो, तो 2 साल में ही वो शायद हो जाए। जबकि यहाँ पे क्या है, बस आपको अपनी प्रोजेक्ट बताना है और दूसरे या तीसरे या मैक्सिमम 15 दिन में आपका इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पर पहुँच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब भी आप किसी सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, मतलब किसी एक कंपनी को आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो डिज़ाइन करते वक्त आपको ये पार्ट सबसे ज़्यादा मतलब कंसिडर करना पड़ेगा कि आप अगर गुजरात स्टेट में रहते हो तो गुजरात में बाकी फैसिलिटीज़ कितने टाइम में मिलती है, मतलब एक इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए एटलीस्ट 2 साल चाहिए। और यही 2 साल अगर मैं किसी और इंडस्ट्री मतलब किसी और स्टेट में जाके करूँगा तो मुझे ये आइडेंटिफाई होगा कि यार वो 2 साल में तो बेचारा अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ, वो तो प्रोसेसिंग में ही चल रहा है। ठीक है, तो एक्सर्जी एनालिसिस क्या कर रही है, आपको वो सारी पॉसिबल डिज़ाइंस देती है कि जिससे आप किसी भी सिस्टम को उसके ऑप्टिमम वैल्यूज तक लेके जा सकते हो। आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरली आपने देखा, मैंने जो आपको बोला था कि अगर आपकी बाइक जो है वो केवल 40% ही इफिशियंट है, 60% हीट लॉस हो जाता है। तो क्या आप कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हो कि जो 60% हीट लॉस हो रहा है, ये 60% को मतलब ये 60% का हीट मैं कहीं एब्जॉर्ब करूँ, और ये एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब कैसे, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और अगर इलेक्ट्रिसिटी उससे बनी और वो बन के मैंने बैटरी में स्टोर की और बैटरी वाली बाइक भी साथ में अटैच कर दी, तो मान लो 15 किलोमीटर चली जिससे हमारा बैटरी चार्ज हो गया, और ये बैटरी के बाद मैंने उस सिस्टम को हाइब्रिड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी बैटरी से मैं
जो बाइक की तरह मतलब इलेक्ट्रिकल बाइक की तरह रन कर सकते हैं। तो मान लो 15 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर जो है वो मेरी ये बाइक रन कर लगेगी, मतलब अल्टीमेटली मेरा फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा। ठीक, मतलब एनालिसिस आपको ये डिफरेंट पाथ देता है जिसपे आप कुछ न कुछ नया इनोवेशन करते हैं। चलिए, after the input and output are completed, the engineer will often want to select the most efficient process. वो तो मैंने आपको समझा ही दिया। The energy efficiency or the first law efficiency will determine the most efficient process based on wasting as little energy as possible related to the input. मतलब जो कम से कम आपको एनर्जी जो आपको इनपुट मिली है उसको वेस्ट करना है। अब ये कौन किसने बताया? तो फर्स्ट लॉ ने बोला। मतलब क्या बोला कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ हीट इनपुट इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ वर्क आउटपुट, ये तो यूनिवर्सल है, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर। जो ये स्टोर हो रही है वो अल्टीमेटली वेस्ट है, तो ये वेस्ट वाले पार्ट को हमें मिनिमम करना है। The exergy efficiency or second law efficiency will determine the most efficient process based on wasting and destroying as little available work or possible a given input to the available work। मतलब क्या हुआ? तो ये कहना चाहता है कि ये मतलब सेकेंड लॉ भी यही स्टेटमेंट देती है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में से आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी किस सिस्टम से होगी, वो फ्रीडम आपको एक्सर्जी एनालिसिस देगा। तो फॉर एग्जांपल कंसिडर अ न्यू एनर्जी सोर्स लाइक जियोथर्मल वॉल्स वेल। ठीक है, जियोथर्मल वेल पता है भाई लोग? अरे कुछ सुन रहा है कि नहीं सुन रहा भाई? जियोथर्मल का मतलब पता है? नहीं पता। तो वेल का मतलब पता है? WELL वेल। वेल का मतलब बताओ। वेरी गुड। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गर्मियों के टाइम पे भी कुआं का पानी ठंडा होता है, उसका क्या रीजन है? तो ग्राउंड में कौन सा कूलर लगा है भैया? आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि विंड हमेशा दो पाथ में फॉलो करती है, ये बात पता है आपको? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपका बेडरूम है और बेडरूम में अगर आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है और खिड़की खोल दिया है तो भी हवा फ्लो नहीं करती है। अगर आपका खिड़की और दरवाज़ा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के, तभी ही विंड फ्लो करेगी। ऐसा कोई ऑब्जर्व किया? बिल्कुल बराबर है, ऑब्जर्व किया है। तो अब एक बार बताइए, कुएं के अंदर में क्या दूसरा भी एक रास्ता जाता है? तब तो वहाँ हवा फ्लो ही नहीं करती होगी, ये तो फिर गलत, बिल्कुल झूठी बात है। तो फिर कुएं का पानी ठंडा क्यों होता है? अरे दिमाग लगाओ। एक्चुअली स्टेटमेंट ये दिया गया है कि आप ग्राउंड सरफेस से 4 या 5 मीटर नीचे जाओगे तो वहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है। और कितने डिग्री पे यूनिफॉर्म रहता है? तो वो समथिंग 20 से लेकर 22 डिग्री तक रहता है। क्या बोला कि ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड लेवल मतलब हम जब अर्थ सरफेस पे हैं, वहाँ से अगर हम 4 या 5 मीटर नीचे जाएंगे तो वो जो टेम्परेचर है, नीचे का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। कितना वैरी कहता है? 20 से 22 तक। इससे ना कम होता है और इससे ना ज़्यादा होता है। तो जब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो भी अंदर का टेम्परेचर, नीचे का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री ही है।
20 डिग्री के साथ में पानी जब कांटेक्ट करेगा तो वो भी 20 डिग्री बन जाएगा, तब हम बोलते हैं कि पानी जो है ठंडा है। अब उसका उल्टा चलो, अब जब ठंडी का टाइम आएगा तो ठंडी के टेम्परेचर में आपका ऊपर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 डिग्री पे आ जाता है, लेकिन ग्राउंड का लेवल अभी भी 21 डिग्री सेल्सियस है या 20 डिग्री सेल्सियस है, तो वो हमारा प्लेजेंट टेम्परेचर है, तो वो हमारे लिए बहुत मतलब कूल और कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, तो एक मिनट ना, तो आ, मुझे इसका ठीक है, सभी को ये ब्लैक स्पेस दिख रहा है? भाई विवेक, ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, सॉरी वाइट स्क्रीन दिख रही है? ठीक, अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, जियोथर्मल क्या करता है, तो हमने क्या किया, अपना घर बनाने से पहले उस घर के नीचे 5 फीट का गड्ढा खोदा, और 5 फीट के गड्ढा खोदने के बाद हमने इसमें अपना घर बना लिया। ठीक है, और इसके बाद क्या किया, तो ये 5 फीट के गड्ढा, क्योंकि अपन गड्ढा रहने नहीं दे सकते ना, वरना ये पूरा का पूरा घर गिर जाएगा, तो हमने क्या किया, इसके अंदर में हमने एक पाइप लगा दी और ये पाइप को ऐसे करके घुमा कर रख दिया। ठीक है, और इसी पाइप को अपने घर में ही लिया है। देखो, दो चीज़ें बताऊंगा, तो ये हमारा पाइप का इनलेट हो गया और ये हमारा पाइप का आउटलेट हो गया, और ये पाइप का आउटलेट को एज एन डक्ट आप अपने घर के अंदर में जहाँ तक ले जाना चाहें वहाँ तक लेके जाइए, और जहाँ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है वहाँ पे आप कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना, तो 44 डिग्री सेल्सियस, तो 44 डिग्री की वजह से आपका पूरा जो है बहुत गर्म हो गया। आपने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा दिया, तो ये एग्जॉस्ट फैन क्या करेगा, यहाँ पे जितना भी एयर्स है, गर्म हवा है, उस गर्म हवा को नीचे की ओर फेंकेगा। यहाँ आने के बाद ये जो है 44 डिग्री जो है वो अल्टीमेटली 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगी, और ये 22 डिग्री सेल्सियस वापस यहाँ से फ्लो होते हुए इस डक्ट में आ जाएगी। अब जैसे मान लो अगर तुमको गर्मी लग रही है तो तुमने क्या किया, ये डक्ट के पास में यहाँ फ़ैन लगा के रखा, तो ये जो एयर फ्लो हो रही है, या फ़ैन भी नहीं लगाओगे तो यहाँ पे एक ब्लॉकर टाइप का लगा था, कि ये ब्लॉकर ओपन कर दिया तो आपकी ठंडी हवा जो है आपके रूम में फ्लो होने लग जाएगी। बराबर, और अगर आपको ये ठंडी हवा नहीं चाहिए, गर्म नहीं कंफर्टेबल है, तो ये ब्लॉकर को ब्लॉक करके रखो, तो आपकी जो गर्म हवा है, वो मतलब जो ठंडी हवा है वो इन्वायरमेंट में वापस चली जाएगी। एक प्रोसेस कब के लिए, समर के लिए, जब आपका टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है। अब विंटर की बात करते हैं। विंटर में टेम्परेचर जो है मान लो वो 12 डिग्री सेल्सियस है। अब ये 12 डिग्री सेल्सियस जब अंदर गई और यहाँ पे 12 से वो 21 तक आ गई, तो 21 मतलब अब गर्म हो गया, गर्म मतलब प्लेजेंट हो गया, तो ये प्लेजेंट फिर यहाँ से मूव करेगी, और थ्रू आउट द ईयर जो है वो आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट ठंडी और गर्म हवा मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल वॉर। एक, ठीक है, अब इसी का एक दूसरा भाई भी आया, जियोथर्मल वॉर में एक और नया स्टेटमेंट आया है। इन लोग ने आइडेंटिफाई किया कि कुछ कुएं जो है ना वो गर्म पानी फेंकते हैं। आपने सुना है ऐसी जगहों के बारे में? तीर्थ स्थल होते हैं जहाँ पे गर्म पानी रहता है, तो कुछ लोग का कहना है कि नल के द्वार खुले हुए हैं इस वजह से गर्म पानी निकलता है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हॉट गैसेस फ्लो होती रहती हैं, तो ये जो हॉट गैसेस ये वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वाटर हीटअप हो जाता है, तो ये हीटअप वाटर को लोग मतलब यूज़ करना चाहते हैं। यूज़ करने के लिए वो हॉट एंड कोल्ड का कुछ अरेंजमेंट करेंगे, तो इससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो भी इसको भी बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्लियर है? तो इस तरीके के टेक्निक्स जो हैं एनर्जी डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती हैं। चलिए,
ठीक है। तो ये जो एनालिसिस वाला पार्ट आता है, ये एनालिसिस अगर मतलब आपने एक्सर्जी एनालिसिस कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना अमाउंट में एनर्जी यूज़फुल होगा और कितना वेस्ट होगा, और अल्टीमेटली आपको डिसीजन लेना इजी हो जाएगा कि आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए, आज के लिए लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।